Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another lecture of digital signal processing. Today's topic is digital filters. As we have learned enough techniques related to DSP, so that we are now going to apply those techniques that we have learned on to take some sort of do some sort of work on those. And one of them is important is digital filter. डिजिटल फिल्टर्स जो हमारा ये ऐसे फिल्टर्स हैं। पहले सबसे पहले आते हैं फिल्टर्स होते क्या हैं। इस तरह नॉर्मली आपको पता है कि सिंपली फिल्टर्स का मतलब ये होता है कि आपके जो है ना एक कोई डिजायर्ड चीज आपको चाहिए और अनडिजायर्ड को आप रोकना चाहते हैं। स्टार्ट करें मिसाल दो, हम पानी में फिल्टर्स लगाते हैं। पानी को तो कहते हैं कि उसमें जो अनडिजायर्ड जो उसमें इन अंदर चीजें जो होती हैं जो हमारे हेल्थ के लिए नुकसानकारक होती है उसको वो बैन करे तो सिर्फ प्योर पानी को उससे मूव करे। तो ये क्या होता है, साफ करता है उसको, जो डिजायर्ड हमें चाहिए वो चीज पास हो एंड डिजायर्ड चीज जो ना ब्लॉक हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास सिग्नल्स में ही होता है तो वहां पर भी यही होता है। क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमारे पास जो सिग्नल है उसमें जो जो जिनमें हमारी इंफॉर्मेशन है वो चीज हमारे तक आए, और उसके अलावा जो दूसरे एडिट चीजें हैं जो जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन नहीं है बल्कि हमारे इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करता है वो ब्लॉक हो जाए। तो उसके लिए फिर बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जिसमें सबसे पहले जो एनालॉग फिल्टर्स होते हैं जो कि यूजिंग एनालॉग टेक्निक्स जो उससे बनाते हैं फिल्टर। जिस तरीके से हमारे पास लेप्लास है और फोरियर एनालिसिस हम करते हैं उससे। अब क्योंकि डिजिटल हम सिग्नल प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो हमने डिजिटल डीएसपी में इन फिल्टर्स के एप्लीकेशन है। वो कैसे, फिर हमारे जो यहाँ पर जो टेक्निक्स हैं फिल्टर्स को डेवलप करने की, जो डिजायर्ड इम्पैक्ट सिग्नल हमारे पास हो एंड डिजायर्ड जो ब्लॉक हो, वो यूज द हेल्प ऑफ द डिजिटल। तो सबसे पहले उस पे आते हैं कि डिजिटल फिल्टर्स का मतलब क्या है। तो आई होप कि पूरा सिनेरियो समझ में आ गया कि फिल्टर होता है क्या। जैसे मेरी वॉइस आपके पास आ रही है, अब सपोज करें वॉइस में मेरे जो है जो मेरा एक्चुअल वॉइस है जिसमें मैं बोल रहा हूँ वो आप तक पहुंचे, और जो दूसरे जो आपके पास इसके अलावा दूसरी चीजें जो अनडिजायर्ड है उसमें नहीं है, मैं उसको कह रहा हूँ कि ब्लॉक हो जाए। तो अब यहाँ पर जो मेरा डिजायर्ड वॉइस है वो मैं एज ए पास करवाना चाह रहा हूँ, और उसके अलावा जो दूसरे अननेसेसरी नॉइस उसको ब्लॉक करना चाह रहा हूँ। तो ऐसे ये मैं क्या हुआ, मैं कहूँगा फिल्टरिंग हो गया। अगर ये हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब हमने जितनी भी टेक्निक्स पढ़ी है उसमें सिग्नल्स को हम डिजिटली प्रोसेस कर रहे हैं। तो क्या ऐसे पॉसिबल है कि हम फिल्टर्स को भी ऐसे ही करें, कि ऐसे प्रोसेसिंग करें कि फिल्टर्स जो हमारी डेटा पास हो जब उस फिल्टर से उस सिस्टम से, तो मेरे जो सिर्फ एसेंशियल इंफॉर्मेशन मेरे तक रहे, बाकी उसके अलावा जो अनडिजायर्ड इफेक्ट्स हैं वो ब्लॉक हो जाए। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है। तो उसमें हम आते हैं। तो एक फिल्टर क्या होता है? ए फिल्टर इज एसेंशियली a system or network that selectively changes the wave shapes, amplitude frequency or phase frequency characteristics of a signal in a desired manner। यहाँ पे इम्पोर्टेंट में बात क्या है, डिजायर्ड मैनर, कि ऐसा हो कि ऐसा सिस्टम या ऐसे एल्गोरिथम या ऐसा अप्रोच बनाई जाती है जिसमें जिस जिस वो सिग्नल गुजरता है, तो जिस तरीके से हम सिग्नल को चाहते हैं कि वो बिहेव करे वैसा वैसा बिहेव करता है, और वो हमारा फिल्टर कहलाता है। सपोज करें कि मैं मिसाल तो एक सिग्नल में वॉइस बोल रहा हूँ। अब हमें पता है कि चलो कि ये जो 0 से लेके 4 किलोहर्ट्ज़ तक जो है फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट्स हैं ये मेरे सिग्नल में रहें, इसके अलावा वाले जितने भी सिग्नल्स के कंपोनेंट्स हैं ब्लॉक हो जाएँ। तो मैं यहाँ पर ऐसा नेटवर्क बनाऊँगा, ऐसा सिस्टम बनाऊँगा जिसमें क्या होगा कि जब भी मैं उस सिस्टम से वो सिग्नल दूँ, तो फिर यहाँ पे सिर्फ 0 से लेके 4 किलोहर्ट्ज़ तक के सिग्नल पास होके आएँ। फ्रीक्वेंसी डोमेन की मैं बात कर रहा हूँ कि 0 से लेके 4 किलोहर्ट्ज़ तक के पास हो, इसके अलावा वाले जितने भी सारे हैं वो ब्लॉक हो जाएँ। ठीक है? तो ये जो है हमारे इस फिल्टर्स के हो गए।
Common filtering objective is improve the quality of the signal, for example, to remove the or reduce the noise, to extract information from the signal. ठीक है, सिंपल वर्ड्स में कहें कि हमारे पास जो सिग्नल में जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो हमें चाहिए, बाकी इसके अलावा जो है अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जिसको हम नॉइस कहते हैं इन टर्म्स ऑफ द सिग्नल्स, वो रिजेक्ट हो जाए। ठीक, ये फिल्टर्स का एक सिंपल सा काम है। अच्छा, डिजिटल फिल्टर क्या होगा? A digital filter is a mathematical algorithm implemented in hardware or software that operates on a digital input signal to produce a digital output signal for purpose of achieving a filtering task। ठीक है, फिल्टरिंग का टास्क क्या है? फिल्टरिंग क्या है कि अननेसेसरी इंफॉर्मेशन हमें मिले और अननेसेसरी जो जिसको नॉइस कहते हैं वो रिजेक्ट हो। तो एनालॉग में तो ऐसे होता है कि लो पास में मिसाल पर आप आरसी फिल्टर बनाया, आरएल फिल्टर बनाया और उस हिसाब से लो पास, हाई पास या बैंड पास या ट्यूनिंग सर्किट, एलसी ट्यूनिंग सर्किट, आरसी ट्यूनिंग सर्किट वगैरह बनाए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमें जो डिजिटल फिल्टर्स में, क्योंकि हम अभी तक देखते आ रहे हैं, आपको सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशंस बना रहे थे और एक उसमें डिले एंड कोएफिशिएंट का एक कॉम्बिनेशन बनता है जिसमें हमारे पास इक्वेशंस बनती हैं या ट्रांसफर फंक्शन बनते हैं। एक मैथमेटिकल एल्गोरिथम डेवलप होता है, जिस तरह हमने डीटीएफटी डीएफटी एफएफटी देखा, तो एक एल्गोरिथम डेवलप हुआ है। तो ये जो डिजिटल सिग्नल फिल्टरिंग भी ऐसे ही कोई एल्गोरिथम होगा जिससे जब हमारा वो सिग्नल जो इसमें इंफॉर्मेशन है वो पास होगा, तो फिर वो सिर्फ हमें अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन उसमें हो, बाकी अननेसेसरी या नॉइस ना रिमूव हुआ हो। फिर सवाल पैदा, ठीक है, सवाल पैदा ये होता है कि भाई वो हम करेंगे कैसे, उसका क्या होगा? तो उसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। A digital filter operates on a digitized analog signal or just numbers representing some variable stored in computer। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नल क्या होता है या डिजिटल फिल्टर किस पे काम करता है? या तो आपका एनालॉग सिग्नल होगा, एग्जैक्टली मैं अपने वॉइस की एग्जांपल यहाँ पे दूंगा, जिस तरह मेरा वॉइस है वो माइक के थ्रू एक एनालॉग में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद वो डिजिटल में कन्वर्ट होता है, फिर वो कंप्यूटर में स्टोर होता है। तो उसके बाद कोई भी मिसाल दो, मेरे वॉइस पे आप सिग्नल प्रोसेसिंग करेंगे, तो जो इन्फॉर्मेशन आपको उससे रिक्वायर्ड है आप उससे रिसीव कर सकते हैं। उसका साउंड का पिच चेंज कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड बढ़ा सकते हैं, एंड सो मेनी थिंग्स हम कर सकते हैं। जिस तरह अक्सर आपने देखा होगा कि वॉइस भी चेंज कर देते हैं, एक बंदे का वॉइस जो नेचुरल होता है उससे भी एक अलग सा आवाज और होता है। तो ये सारी चीजें हम प्रोसेसिंग उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या होता है, डिजिटल फिल्टर जो है आपका एक एल्गोरिथम है जिसको हम एक डिजिटल डेटा देता है, और डिजिटल डेटा वो आपकी एनालॉग से आई हुई होगी, एनालॉग सिग्नल। अच्छा, फिर सवाल पैदा ये होता है कि हमारे पास जब एनालॉग फिल्टर्स हैं, फिर हमें क्या जरूरत पड़ी है कि डिजिटल फिल्टर्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं? सवाल ये हो सकता है ना कि ठीक है, हमारे पास एनालॉग फिल्टर्स हैं, हमने उनकी इतनी टेक्निक्स डेवलप की हैं, इतने मेथड्स किए हैं, तो फिर हमें डीएसपी में दोबारा नए सिरे से वही सेम काम ही करवा रहे हैं, लो पास हाई पास, तो फिर फायदा क्या है उसका, या क्यों उस पे आ रहे हैं? तो उस सवाल से डिस्कस करते हैं स्लाइड में। डिजिटल फिल्टर्स, ठीक है, एक तो उनका जो फेज रिस्पॉन्स है वो लीनियर है, ठीक, जो कि एनालॉग में पॉसिबल नहीं है। और दूसरा जो उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि द परफॉर्मेंस ऑफ डिजिटल फिल्टर डू नॉट वेरी द एनवायरनमेंट चेंजेस, फॉर एग्जांपल थर्मल वेरिएशन, दिस एलिमिनेट द नीड ऑफ द कैलिब्रेट पेरियोडिकली। अब इस पॉइंट को समझने के लिए ये देखें कि मिसाल तौर हमारा जो एक मैं सिंपल फिल्टर लेता हूं, आपने आरसी फिल्टर बनाया हुआ है। अब ये एक फिल्टरिंग टास्क परफॉर्म कर रहा है किसी इंडस्ट्री में, या किसी, सपोज करें आप अपने गाड़ी में सिस्टम लगाया हुआ है, या आप माउंटेन हाइकिंग पे गए हुए हैं,
एंड सो मेनी थिंग्स। अब क्योंकि यहाँ पर जो डिवाइस जहाँ पे इंस्टॉल्ड है, जहाँ पर ये टास्क परफॉर्म कर रहा है, वहां पर डिफरेंट इन्वायरमेंटल इफेक्ट, फॉर सपोज टेम्परेचर हाई हो सकता है, ठीक है। अब सपोज करें ऐसी कोई डिवाइस है जो आपने जमीन के अंदर दफनाया हुआ है या बंद किया हुआ है इसके अंदर, उधर उसके प्रेशर अलग हैं। तो इस तरह के से जो है आपको क्या होता है कि इसमें जो टेम्परेचर, इस तरह के फिजिकल इम्पैक्ट से इन कंपोनेंट्स पे चेंजेस आता है। मिसाल और उसकी रेजिस्टेंस, सपोज करें कि आपने कहीं पे ऐसा इंस्टॉल किया हुआ है कोई सिब्बी विब्बी वगैरह में, उसका टेम्परेचर वहां पे 50 डिग्री 55 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उस तरह के इम्पैक्ट जो है ना टेम्परेचर्स के, आपके इन कंपोनेंट्स की जो इंटरनल कैपेसिटी जो होती है उस पे आता है। जिस तरह आपने आपने किए होंगे सर्किट एनालिसिस में या किसी भी बेसिक एलिमेंट्री सब्जेक्ट में कि हमारे जो रेजिस्टर्स होते हैं इनकी वैल्यू चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर। उनका इम्पैक्ट पड़ता है, डिपेंड करता है कि रेजिस्टर्स किससे बने हुए हैं, मगर सम हाउस पे उसकी रेजिस्टेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है। इवेंचुअली जब इस तरह के इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इनकी रेजिस्टेंस के कंपोनेंट्स की रेजिस्टेंस में इम्पैक्ट पड़ता है, तो आपके जो फिल्टर्स का जो रिस्पांस ओवरऑल होगा उस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि फिल्टर्स जो इसमें जो रिस्पांस करते हैं वो इनकी वैल्यूज पे जो जिस पे डिजाइन किया हुआ है, अगर वो वैल्यू चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली उसके जो इन्वायरमेंटल जो है जो इसका रिस्पॉन्सेज होगा, जो एक कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स होगा, उससे वो डेविएट कर जाएगा। ठीक है, वो डेविएशन किस तरफ जाता है वो डिपेंड करता है कि किस तरह का इम्पैक्ट पड़ा है उस पे। तो ये जो इश्यू होते हैं जो एनालॉग फिल्टर्स के साथ, ये डिजिटल फिल्टर्स में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास वो रेजिस्टर्स या कैपेसिटर्स नहीं लगे होते हैं। यहाँ पे सिंपली एक मैथमेटिकल ऑपरेशन एक डीएसपी प्रोसेसर में हो रहा होता है, जिसमें आपके पास सब कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज होती हैं जो कि उसमें स्टोर होती हैं। ठीक है, तो उससे वो कोई फर्क नहीं पड़ता उस पे। तो इससे आपको बार बार जो डेविएट, मिसाल दो एनालॉग फिल्टर में जो वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं, उसको फिर सेट करने के लिए दोबारा हर बार उनको कैलिब्रेट करना पड़ता है। तो वैसा इश्यू इन डिजिटल फिल्टर्स में नहीं आता। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर या फायर बेनिफिट है। अच्छा, दूसरा ये है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम जो है ना फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ डिजिटल फिल्टर्स को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हैं अगर उसको प्रोग्रामेबल प्रोसेसर से किया हुआ है। मिसाल दो, ये एडाप्टिव फिल्टरिंग वगैरह के उसको हम कहते हैं कि उसमें हम रिस्पांस जो है ना वो आउटपुट को कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहा होता है और रेफरेंसिंग सिग्नल से कंपेयर कर रहा होता है, और चीजें उसमें ये होता है कि आपको मिसाल दो ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग भी आप चीजों को एडजस्ट करवा सकते हैं, जो कि एनालॉग में ये चीज जो है ना एक टफ है या इम्पॉसिबल सी है। तो ये जो है आपके पास इसके डिजिटल के बेनिफिट्स हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा इसका फायदा ये है कि filtered and unfiltered data can be stored, can be saved on hard drive। मेरा वॉइस है, मैं लैपटॉप में कंटिन्यूसली रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो सेव हो रहा है, बेशक फिल्टर मेरा किया हुआ ना क्या हो, जैसा भी स्टोर कर रहा है मैं बाद में भी इसको फिल्टर करवा सकता हूँ या जैसे जैसे जहाँ भी जरूरी। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। तो आप मिसाल लो डिजिटल फिल्टर जो आपने एक दफा बना दिया, तो उसकी वैल्यूज को आप स्टोर कर दें, तो कहीं भी मिसाल दो आपको दूसरी जगह आपके पास प्रोसेसर है, कंप्यूटर है, आपको सिर्फ वो कोड मिल जाए या वो कोएफिशिएंट मिल जाए तो आप अपने सिस्टम में सेव करवा दें, तो डायरेक्टली आप उस आपके पास मुझे एक वो फिल्टर पहुंच गया। तो ये बड़े फायदे हैं। अच्छा, एडवांटेज कैन बी रेडीली टेकन ऑफ द tremendous advancement in VLSI technology to fabricate digital filters and to make them small in size, to consume low power and to keep them the cost down। एक तो डिजिटल फिल्टर्स को जो हम ऑब्वियस सी बात इम्प्लीमेंट करते हैं हार्डवेयर में, तो वो उसका जो डिजिटल प्रोसेसिंग या डिजिटल टेक्नोलॉजीज है, ठीक है, तो उसी में सो वीएलएसआई टेक्नोलॉजी है जो कि डिजिटल डिवाइसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास यूज होती है, इंटीग्रेट करने के लिए। तो डिजिटल फिल्टर्स भी उसमें उस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हुए बहुत कम्पैक्ट साइज के बनाए जाते हैं, जिसमें आपका पावर कंज्यूम कम होता है और वो प्रोसेसिंग भी काम अपना काम करते हैं और लो कॉस्ट हो जाते हैं।
ठीक है, digital filters can be used at very low frequency. Also, digital filter can be made to work over a wide range of frequency by mere changes of sampling frequency. ठीक है, तो ठीक है, तो एक तो ये है कि डिजिटल फिल्टर्स जो है उनको लो फ्रीक्वेंसीज और उनकी जो रेंज ऑफ ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो उसको हम कम या ज्यादा कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी कि हमने अपना डीएसपी प्रोसेसर है उसको किस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करवाएं, किस सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करवाएं, इस चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम जो डिजिटल फिल्टर्स को ऑपरेट करवा सकते हैं। तो ये इसके सारे बेनिफिट्स हैं। इस हर चीज की अपनी अपनी कुछ ना कुछ ना एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। तो डिजिटल सिग्नल प्रोसेस जो फिल्टर्स का एक ये है कि स्पीड लिमिटेशन, फाइनाइट वर्ड लेंथ इफेक्ट एंड लॉन्ग डिजाइन एंड डेवलपमेंट टाइम, ये 3-4 डिसएडवांटेज हैं। एक तो ये डेटा पे इम्पैक्ट करता है, तो उसमें जो आपके पास मेमोरी जो वर्ड लेंथ है, वो जो मेमोरी है उसकी एक लिमिटेड साइज है, वर्ड जितना बिट बाइट वर्ड जो हम करते हैं जिसको ऑपरेट करते हैं, तो इस तरह का उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है कि आप चीजों को अप्रोक्सीमेट करते हैं एनालॉग से डिजिटल, तो जितनी एक्यूरेट आपके पास एस्टिमेटेड होगी या आपने ब्रेक डाउन किया होगा इन डिजिटल, तो उतना ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा, तो ये इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और दूसरा इनके डिजाइनिंग और इम्प्लीमेंटिंग फेजेस जो है वो काफी लेंथी है, ज्यादा है, क्योंकि आपको हर चीज को उसके हिसाब से देखना होता है। तो ये तो ओवरऑल जनरल जो है आपके पास हो गया डिजिटल फिल्टर्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के। इसके अलावा भी बहुत सारे आप मतलब देखें तो उसको आप कर लिख सकते हैं, मगर ये मेजर एसेंशियल पॉइंट थी जिसको मैंने डिस्कस किया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो है, ठीक है कि हमने समझ लिया कि भाई फिल्टर क्या होते हैं, फिल्टर का काम क्या होता है, फिर हमने कहा कि डिजिटल फिल्टर क्या होते हैं, फिर हमने डिजिटल फिल्टर्स की इंपॉर्टेंस भी देखी। फिर सवाल ये होता है कि भाई अब बताओ, इतनी चीजें बता रहा हूँ कि ये कैसे डिजाइन कैसे होते हैं, इसके डिजाइनिंग स्टेप्स क्या हैं कि हम उसको उसको डिजाइन करें। सो फिर हम आते हैं उस पे कि उसके स्टेप्स क्या हैं। तो डिजिटल जो आपके पास फिल्टर डिजाइनिंग के जो स्टेप्स इन्वॉल्व है वो हैं, एक टिपिकल वो है 5 स्टेप्स। कौन से? पहला स्टेप ये है कि आप पहले स्पेसिफिकेशन ऑफ द फिल्टर रिक्वायरमेंट, सबसे पहले आप जो है अपने जो फिल्टर रिक्वायर्ड है, लो पास हाई पास, किस फ्रीक्वेंसी को उसको अलो करना है, किसको अवॉइड करना है, क्या उसकी मैक्सिमम बैंडविड्थ कितनी हो, कितने, ये सारी चीजें जो स्पेसिफिकेशन जो को आपको डिजायर्ड है, पहले तो उसको स्पेसिफाई करेंगे आपको चाहिए क्या। फिर कैलकुलेशन ऑफ सुइटेबल फिल्टर कोएफिशिएंट, जिस तरीके से हमने कहा कि हम इसमें सिंपली डिजिटल फिल्टर में आपको उस जो जो भी रिक्वायरमेंट्स उसके हिसाब से उनके कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज मालूम करनी होती हैं। आपको वो कैपेसिटर रेजिस्टर की वैल्यू चेंज नहीं करनी होती है, उस हिसाब से वैल्यूज को एडजस्ट कर, सिर्फ कोएफिशिएंट्स को एडजस्ट करेंगे, आपके रिस्पांस जो है उस हिसाब से आ जाएगा। तो कैलकुलेट करना उन कोएफिशिएंट को, सेकंड स्टेप रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फिल्टर बाय सुटेबल स्ट्रक्चर, फिर उस ही फिल्टर का जो आपने कोएफिशिएंट किया है, फिर जिस तरीके से हमने पढ़ा था स्टेप, अगर आपको अब याद आ रहे हो कि हम अब आहिस्ता-आहिस्ता किस तरफ जा रहे हैं जो हमने पढ़ा। पहले हमने कैलकुलेशंस कोएफिशिएंट्स की हम कर आए आ रहे हैं, डिफरेंट मैकेनिज्म से हमने उसको पहले डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व की। अब फिर उसके बाद रियलाइजेशन हमने की, फिर वो जब आपने फिल्टर की कोएफिशिएंट मालूम किए तो फिर उसकी रियलाइजेशन स्ट्रक्चर करेंगे, जिसमें हमने दो पढ़ी थी, स्ट्रक्चर फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप फोर्थ स्टेप है एनालिसिस ऑफ द इफेक्ट ऑफ द फाइनाइट वर्ड लेंथ ऑन द फिल्टर परफॉर्मेंस। फिर उस फाइनाइट वर्ड जो जिस तरीके से एक लिमिटेड स्टोरेज में आपने वैल्यू रखी है, उसके इफेक्ट को एनालिसिस करना उस फिल्टर की परफॉर्मेंस में। और फिर लास्ट स्टेप ये होता है कि आप उसको इम्प्लीमेंट करें सॉफ्टवेयर पे या हार्डवेयर पे। ठीक है, जैसे कंप्यूटर में एक जनरल प्रोसेसर है, तो जिसको मैं जो उसको स्ट्रक्चर दूंगा उस हिसाब से वो प्रोसेसिंग करते हैं। और एक स्पेसिफायर सिर्फ वही काम करेंगे जो मिसाल दो आपने विजुअलाइजेशन स्ट्रक्चर किए, आपको आपने हार्डवेयर इसका इस तरह का डिजाइन किया जाता है कि वो यहाँ पर सिर्फ वही टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये जो है डिफरेंट स्टेप्स है जिसको हमने क्या। अब अब जो
डिजिटल फिल्टर्स होते हैं, वैसे तो बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, मगर ब्रॉड कैटेगरी में हम उसको देखें जो हमने 2 पढ़े थे ना इम्पल्स रिस्पॉन्सेस जो, वही हमारे जो है ना एक ब्रॉड कैटेगरी में 2 टाइप्स बनते हैं, जिसको हम एक FIR फ़िल्टर्स कहते हैं और दूसरा IIR फ़िल्टर्स कहते हैं। तो ब्रॉडली ये जो फ़िल्टर्स होते हैं, इन 2 कैटेगरीज़ में आपके डिवाइड होते हैं। FIR क्या होता है? फाइनल इनपुट रिस्पॉन्सेज, और उसमें जो आपके पास जो सिर्फ़ इनपुट्स की पास्ट और प्रेज़ेंट वैल्यूज़ होती हैं, आउटपुट में की उसमें कोई भी वैल्यू नहीं होती है। उस वजह से FIR ना नॉन रिकर्सिव की कैटेगरी में आता है। और जो इम्पल्स रिस्पॉन्सेज होते हैं इसमें आपके इनपुट की प्रेज़ेंट एंड पास्ट वैल्यूज़ एंड साथ ही साथ आउटपुट की पास्ट वैल्यूज़ भी उसमें होती हैं। तो ऐसे फ़िल्टर्स के जो जनरल इक्वेशन ये है, और ये जो है आपके पास IAR फ़िल्टर कहलाते हैं, और जो हम रिकर्सिव स्ट्रक्चर से इसको रियलाइज़ करते हैं। जो लास्ट टाइम हमने ये IR, FIR, रिकर्सिव, नॉन रिकर्सिव को इसको डिस्कस किया था। तो जिसको ये चीज़ें समझनी है तो वो उस लेक्चर से ज़रूर रिव्यू कर सकता है। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे FIR और IER, अब दोनों के अपने, अब ये हमारे पास 2 ब्रॉड कैटेगरीज़ हैं, तो इनके दरमियान जो है ना हमें किस कौन-सा फ़िल्टर चूज़ करना चाहिए, किस स्ट्रक्चर पे हमने रिलाय करना चाहिए। तो उस चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो इन दोनों के दरमियान आपको पता हो, तो फिर आपको डिसाइड करने में आसानी होगी कि आपको कौन-सी चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है। तो वो क्या है? द चॉइस बिटवीन द FIR एंड IR filter depends largely on the relative advantages of the two filter types. ठीक है? कौन-कौन से उसके हैं? FIR filters can have exactly linear phase responses. The implication of is that no phase distortion is introduced in the signal by the filter, whereas the phase responses of IR filter is non-linear, especially at the band edge. ठीक है? इस तरीके से एक जो हमारे पास हम करते थे ना, हम जब फोरियर ट्रांसफॉर्म FFT, DFT निकालते तो उसमें 2 चीज़ें देख रहे थे। एक हम देख रहे थे कि आपके पास मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम, दूसरा फेज़ स्पेक्ट्रम। तो FIR के जो फेज़ जो अ, रिस्पॉन्स है, वो एक लीनियर है। उसका लीनियर का ये बेनिफिट होता है कि उसका फेजेस की वजह से आपके पास सिग्नल में कोई डिस्टॉर्शन नहीं आती, जिसको हम कहते हैं फेज डिस्टॉर्शन। ठीक है? जो सिग्नल फेज चेंज की वजह से या डिफरेंट इम्पैक्ट फेजेस की वजह से इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये FIR का बेनिफिट है। उसके बरक्स जो IAR है, उसका जो फेज रिस्पॉन्स है, उसका वो लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है। और स्पेशली जो बैंड एजेस, बैंड एजेस मतलब ये कि मिसाल लो पास है तो ये आपके पास यहाँ पर जो ये बैंड हो गया, ठीक है, बैंड एज हो गई। अब इस बैंड एजेस मिसाल उस तरीके से प्रैक्टिकली, तो इन पोजीशंस पे जो आपके पास जो सिग्नल का जो फेज रिस्पॉन्सेज है वो नॉन लीनियर होते हैं। अच्छा, FIR filter are realized non-recursively and are always stable. जिस तरीके से हम बार-बार जो जब हम Z प्लेन या Z ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो हम जो हम ये चेक करते हैं सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। तो हमारे जो FIR फ़िल्टर्स हैं, वो हमेश नॉन रिकर्सिव में, जिस तरह मैंने अभी ज़िक्र किया, क्योंकि इनकी जो इक्वेशंस होती हैं, उसमें सिर्फ़ इनपुट्स की प्रेज़ेंट एंड पास्ट वैल्यूज़ होती हैं। इसमें आउटपुट का कोई भी रोल नहीं होता। तो इस वज़ह से ये नॉन रिकर्सिव हैं, क्योंकि रिकर्सिव वो होते हैं जिसमें आउटपुट फीडबैक तो होता है जो आपके सिस्टम को, तो उसको हम रिकर्सिव कहते हैं। ठीक है? तो FIR जो है ना, उसको नॉन रिकर्सिवली रियलाइज़ किया जाता है, और ये हमेशा स्टेबल होते हैं। मगर इसके बरक्स, क्योंकि IAR जो है ना वो रिकर्सिव होते हैं सिस्टम, उसमें आपका फीडबैक जो है, आउटपुट जो है फीडबैक होता है सिस्टम में दोबारा। तो उसकी जो है आपके पास स्टेबिलिटी के हवाले से कोई गारंटी नहीं है। इट मीन्स कि हमें ये चेक करना पड़ेगा कि सिस्टम में फीडबैक किस तरीके का आ रहा है, किस टाइम पे आ रहा है, क्या डिले है, क्या इम्पैक्ट्स हैं। इन चीज़ों को देखने के बाद फिर हम ना उसके एनालिसिस करके बता सकते हैं कि ये स्टेबल है, और कभी-कभी ये भी होता है कि स्टेबल किन कंडीशंस में है। तो वो टोटली
एक मतलब हम इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं कि IAR है तो स्टेबल होगा। स्टेबल हो सकता है मगर डिपेंड करता है कि वो स्ट्रक्चर क्या है और डिजाइन क्या है। अच्छा, the effect of using a limited number of bits to implement the filter such as round off, noise and coefficient quantization are much less severe in FIR than IAR। अब क्योंकि इसमें हम एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें हमारे पास को जो हम क्वांटाइजेशन एरर्स भी आते हैं और सिग्नल बहुत सारे वैल्यूज को हम राउंड ऑफ करते हैं। तो ये जो वैल्यूज हैं अब जो एनालॉग से जब डिजिटल में कन्वर्ट होते हैं तो उन जो राउंड ऑफ और क्वांटाइजेशन एरर जिसका हम पूरा जिक्र कर चुके हैं पहले भी, उनका जो इम्पैक्ट होता है वो हमारा FIR में कम होता है ओवरऑल रिस्पॉन्स में, और IR उन चीजों को बड़ा सेंसिटिव है, मतलब आपके क्वांटाइजेशन एरर में की चेंजेस में आपके पास IR के रिस्पॉन्स में भी अच्छी खासी चेंजेस आ सकते हैं। तो ये जो है हमारे पास एक FIR IR में। अभी तक की बातों से ऐसे लग रहा है कि भाई FIR तो बड़ा अच्छा है कि क्वांटाइजेशन एरर्स को भी लेस सेंसिटिव है, डिस्टॉर्शन से फेज डिस्टॉर्शन भी नहीं है, स्टेबल भी है। तो फिर तो हम सिर्फ FIR पढ़ना चाहिए, IR तो पढ़ना भी नहीं चाहिए, फायदा क्या है उस पे इम्प्रूव करने का। मगर ऐसे नहीं है, हर चीज के अपने प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। FIR की सारी चीजें अच्छी हैं मगर उसमें कुछ कुछ जो है ना इश्यूज हैं, वो क्या है देखें। FIR requires more coefficient for the sharp cutoff filters than IAR. Thus, for a given amplitude response specification, more processing time and storage will be required for a FIR implementation. अब क्या हुआ कि FIR है तो अच्छा मगर इसके जब फिल्टर्स के डिजाइन करने जाते हैं तो इसमें जो नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स रिक्वायर्ड है हमें वो ज्यादा चाहिए एज कंपेयर टू दी IAR फिल्टर। अब कोएफिशिएंट का ज्यादा होने का मतलब ये है कि ज्यादा प्रोसेसिंग टाइम और ज्यादा स्टोरेज। तो ये हमारा जो है ना एक कंसर्न हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि आप एक बहुत बड़े फिल्टर डिजाइन करने जा रहे हो तो और आप कंटिन्यूस ऑपरेट करवा रहे हो तो उसमें आपका जो सिस्टम का रिस्पांस होगा FIR में एज कम्पेयर टू IR फॉर द सेम स्पेसिफिकेशन, मतलब एक आप सेम स्पेसिफिकेशन के लिए तो वो थोड़ा स्लो भी होगा और मेमोरी ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। अच्छा, और दूसरा ये कि एनालॉग फिल्टर्स कैन बी readily transformed into the equivalent IR filters meeting the similar specification. This is not the possible with the FIR filter as they have no analog counterpart. दूसरा ये कि जो हमारे IR फिल्टर्स होते हैं वो एनालॉग फिल्टर्स का जो होता है ना उसको इक्विवेलेंट डायरेक्टली हम जो है ना IR फिल्टर्स डिजिटल फिल्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। FIR में ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि FIR का कोई भी आपके पास जो उसका क्या कहते हैं कि इक्विवेलेंट या उसका कोई भी ऐसा इक्विवेलेंट एनालॉग पार्ट पे नहीं है FIR फिल्टर का, IR का है। तो IR मतलब जितने भी एनालॉग फिल्टर्स हैं उसको हम कन्वर्ट करेंगे IR फिल्टर्स में, वो के डिजिटल होंगे और वो उस तरफ जो है हमारे पास एनालॉग फिल्टर्स होंगे। तो हम जो डिजाइनिंग करेंगे अब हम आगे स्टेप में जाएंगे, वो हमारे IAR फिल्टर जो ऐसे ही डिजाइनिंग करेंगे कि हम एनालॉग फिल्टर्स को किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं IAR फिल्टर्स ऑफ डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस में, और हम फिर FIR टेक्निक जो है ना फिल्टर्स को इसमें देखेंगे कि फिर FIR को किस तरीके से कॉम्प्लीटली डिजिटली डिजाइन किया जाता है। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो इन जनरल यूज IAR व्हेन शार्प कट ऑफ इज रिक्वायर्ड और यूज FIR if little or no phase distortion is desired। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स कैसी हैं तो उस हिसाब से आप जो है चेक करेंगे कि आपको क्या क्या करना है। तो हम इस ये जो है इसमें फोकस करेंगे FIR फिल्टर पे। तो इन फिल्टर these filters have all the coefficient
zero in have all the a coefficient zero in equation। a coefficients कौन से होते हैं? जो आउटपुट्स या जो पास आउटपुट्स के साथ कोएफिशिएंट्स होते हैं ना, वो हमारे a कोएफिशिएंट होते हैं। तो वो तो आपके पास FIR में डायरेक्ट जीरो हो जाते हैं। तो इसमें सिर्फ आपको कोएफिशिएंट्स मालूम करने होंगे, वो सिर्फ B0, B1, B2 से लेके Bm तक। ठीक है, दूसरे इनके नाम क्या है? नॉन रिकर्सिव फिल्टर्स या ऑल जीरो फिल्टर्स। तो ये सारे FIR के मतलब कहलाएंगे फिल्टर्स, क्योंकि इसमें आपके पास ये जो इक्वेशंस की जनरल इक्वेशन ये है। The reason for the name FIR filter जो है ना, the unit impulse response consists of the finite number of terms, that is duration in real time in is finite, is called the finite length। ठीक है, ये हम पहले ही कर चुके हैं कि फाइनाइट इम्पल्स रिस्पांस का नाम क्यों है, क्योंकि ये जो इनका इम्पल्स रिस्पांस होता है इन दी रियल टाइम, जो रियल टाइम में वो एक फाइनाइट होता है, कितना भी हो मगर एक फाइनाइट होता है। ऐसे की मिसाल और आप इम्पल्स दें, आपको आउटपुट हमेशा ये कुछ इस तरीके का मिले, जिसको हम सैंपल करें 3 सैंपल या 4। तो ये एक फाइनाइट है, आपको पता है कि ये 0 से लेके मिसाल दो 10 तक इसका एक सिंगल इम्पल्स में आपके पास आउटपुट आएगा। अगर इसके बाद ये इनफाइनाइट चलता रहे तो ये फिर आपके IAR में आ जाते हैं। तो फाइनाइट इम्पल्स रिस्पांस का इसी के बेस पे इसका नाम पड़ा था। और ऐसे फिल्टर जो फाइनाइट इम्पल्स रिस्पांस के बेस पे हैं, तो फिर हमारे पास FIR फिल्टर्स होते हैं। ठीक है, तो उनके दूसरे नाम नॉन रिकर्सिव ऑल जीरो फिल्टर्स। ऑल जीरो क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास जो पास्ट इनपुट्स जो पास्ट आउटपुट्स हैं वो नहीं है, और पास्ट आउटपुट्स के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उनको हम A कहते हैं, A0, A1, A2 से लेके AM तक है। ठीक है, तो इस वजह से ये हमारे उसमें सारे जीरो हैं, तो ये ऑल जीरो फिल्टर्स भी कहलाते हैं। ठीक है, अब डिजाइनिंग द फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव FIR फिल्टर्स। अब हम डिजाइनिंग करते हैं। आइडियली वी विश टू रियलाइज ए ब्रिक वॉल मैग्नीट्यूड रिस्पांस एंड ए लीनियर फेज रिस्पांस। ठीक है, आइडियली ब्रिक वॉल का मतलब क्या है कि मतलब हम चाहते हैं कि लो पास हो ना, और लो पास कुछ इस तरीके का हो, यूं ये इतनी शार्प हो। मतलब ये मिसाल लो, फ्रीक्वेंसी सपोज यहाँ पे है, सपोज करें कि आपके पास 10 किलोहर्ट्ज और यहाँ पर है 10.5। तो यहाँ पर मेरा फिल्टर आउटपुट मैंने, क्योंकि मेरी स्पेसिफिकेशन में नहीं है, तो 0 देना चाहिए, और यहाँ पे इसको फुल जो भी मैग्नीट्यूड है वो देना चाहिए। ये है आइडियल कंडीशन। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास इसका ब्रिक वॉल का मतलब ये है। ठीक है, हमें ऐसा आइडियली रिस्पॉन्स चाहिए। इन प्रैक्टिस we can realize a reasonable approximation to this magnitude response together with a linear phase response। ठीक है, प्रैक्टिकली हमेशा हम जो आइडियली चीजें चाहते हैं तो होती नहीं है, मगर हम हमेशा उसके करीब से आ सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमें एग्जैक्ट शार्प चेंजेस और ब्रिक वॉल इस तरह मैंने दिखाया है, वो उससे तो नहीं होती। अलबत्ता हम काफी हद तक जो है ना वो रियलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो डिजाइन प्रॉब्लम में भी स्टेटेड दस, गिवन एन आइडियल या desired frequency response, decide on the filter length and decide on filter coefficient, which will give an actual response approximating to the FD j omega to within a given specification in magnitude and phase। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें जो स्पेसिफिकेशन है वो चाहिए, उसकी कितनी लेंथ, जो हमने कहा ना फाइनाइट इम्पल्स रिस्पांस की जो लेंथ है फाइनाइट है, मगर वो कितनी लेंथ होगी उसकी, वो लेंथ हम चाहिए होगा, तो हम उस हिसाब से उसको डिजाइन करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये है क्या चीज। अब सपोज करें डिजाइनिंग ऑफ एयर फिल्टर यूजिंग दी फोरियर मेथड। अब जो हमने मेथड्स पढ़े हैं, अब उनको हम यहाँ पर थोड़ा सा अब हम उनकी हेल्प लेंगे, कि हमें वो हमारे मेथड्स हमें हेल्प करेंगे फिल्टर डिजाइनिंग में। तो हमने जो फोरियर पेयर पेयर या ट्रांसफॉर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर जो हमने पढ़ा था, अगर फ्रीक्वेंसी का रिस्पॉन्स याद हो, DTFT में, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म में, हमारा जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो किसके बराबर है? उसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू फोरियर n इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक
h of d n e पावर माइनस j ओमेगा। ठीक है, और जो इसका आपके पास रिवर्स होता है वो ये होता है। अब क्योंकि ये इसको सिग्नल तो हम डिस्क्रीट टाइम देते हैं और इसका जो रिस्पांस आता है वो कंटीन्यूअस टाइम आता है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का कंटीन्यूअस होता है। तो उसका जो इनवर्स आपका निकालेंगे वो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो हम दोबारा एच ऑफ इसको कन्वर्ट करना चाहें टाइम रिस्पांस में, डिस्क्रीट टाइम रिस्पांस में, तो ये इसका फॉर्मूला 1/2 है माइनस इंफिनिटी, और ये जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को हम यहाँ पे रखेंगे e पावर j ओमेगा n फॉर्मूले का इंटीग्रेट करेंगे विद इन द लिमिट माइनस पाई टू पाई विद रिस्पेक्ट टू d ओमेगा। ये हमने ट्रांसफॉर्म पेयर ऑफ द फोरियर पढ़ा था। ठीक है, अब उसको हम अब यहाँ पे अप्लाई करें। To illustrate the method, we try to obtain a design for the ideal low pass filter, zero delay filter। ठीक है, अब जीरो डिले का मतलब क्या है, अब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, तो अब हमारे पास आइडियल फिल्टर का जो रिस्पांस है वो क्या है कि हम चाह रहे हैं कि इस ये जो हमें रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी जो है माइनस सी ओमेगा सी से लेके प्लस ओमेगा सी, माइनस ओमेगा सी टू लेके प्लस ओमेगा सी का मतलब क्या है कि आपके पास जो सिग्नल का कट ऑफ, जो जिसको हम कह रहे हैं ना जहाँ पे कट हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि कहाँ पर वो हमारा जो लो पास की जो एंड खत्म हो, तो उसको हम कहते हैं। तो आइडियली हम कहते हैं कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी हो माइनस ओमेगा से लेके प्लस ओमेगा सी तक की जो है ना, उसका एच ऑफ डी वन आए, फेज इसका 0 और उसके अलावा जितना भी हो ओमेगा सी के से अबो जितनी भी वैल्यू हो उस पे इसका रिस्पांस 0, ये हमारी आइडियल कंडीशन है। तो ये हमारी अब स्पेसिफिकेशंस हमें मिल गई। तो हम क्या करेंगे, ये स्पेसिफिकेशंस पुट करेंगे हमारे, क्योंकि ये हमें फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का स्पेसिफिकेशन मिली, हम इसमें पुट करेंगे और उसके रिस्पेक्ट टू हम एच ऑफ एन मालूम करने की कोशिश करेंगे कि इन स्पेसिफिकेशंस में एच ऑफ एन क्या होगा। तो हमने इस फॉर्मूले में पुट किया, तो माइनस ओमेगा ओमेगा सी से लेके प्लस ओमेगा सी तक एच ऑफ ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 1 है, e पावर j ओमेगा फॉर्मूले का, और d ओमेगा और 1/2 पाई ओमेगा। तो इसका हम निकालेंगे इनवर्स, और इसको हम निकालेंगे इक्वेशन 8। ठीक है, ये जो हम पिछले करते आ रहे हैं वो सारे इक्वेशन के नाम दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर जब इसको हमने इवेल्यूएट करेंगे, इसको इनवर्स निकालेंगे विद हेल्प ऑफ जो इसका हम इंटीग्रेट करेंगे e पावर j ओमेगा n का, वही आएगा, और हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो आपके पास आएगा, वो ये बनेगा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद h ऑफ d 1/n बाय sin n ओमेगा c। अब ये हमारा हो गया जो हमारे इसमें सिर्फ हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें वेरिएबल है। ठीक, अब यहाँ पे इश्यू एक यहाँ पे हो गया, ये हो गया है कि ये जो समीशन आपके पास इनवर्स आया है, इसमें जो n की वैल्यू जो है ना वो माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक है। ए फिल्टर विद द इम्पल्स रिस्पांस 8 कौन सा है, जो हमारी डिजायर्ड जो ये है इम्पल्स रिस्पांस का हमने बताया ना, ये इसके गिवन है, और इसको हमने फिर इसमें प्लस किया तो एच ऑफ एन हमें मिला। तो उसका जो इम्पल्स रिस्पांस टाइम डोमेन में ये है, और वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो जो आपके हमने इक्वेशन 7 में लिखा हुआ है। तो इस तरह के जो फिल्टर है उसकी जो इम्पल्स रिस्पांस उस तरीके का हो, उस जिस तरीके से पीछे स्पेसिफिकेशन में गया, would realize the ideal specification 7 exactly, however, ठीक है, जो हमें स्पेसिफिकेशन चाहिए उस तरह का फिल्टर ही रियलाइज करेगा, मगर इसमें मसला क्या है, दिस इम्पल्स रिस्पांस इज इनफाइनाइट इन लेंथ। ये देखो ना, n is equal to माइनस मिली से लेके प्लस इंफिनिटी तक, that is the filter would require infinite number of coefficient। तो इसका मतलब ये हुआ कि n माइनस इंफिनिटी लेके प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है, तो मतलब आपके पास एच डी ऑफ एन जो है ना उसकी जो वैल्यूज इनफाइनाइट होंगी। अब यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू का मतलब ये है, फिर तो ये ऑब्वियस बात है पॉसिबल नहीं है। तो इसका हल क्या है, इसका हल है कि truncate the to a finite number of coefficient, the response will now be an
approximation to the ideal। फिर हम क्या करेंगे, हम उसमें जो इनफाइनाइट जो वैल्यूज आ रही हैं उसमें से हम फाइनाइट वैल्यूज लेंगे, ठीक है। और जो फाइनाइट लेंगे तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रंकेशन। ट्रंक का मतलब ही ये होता है कि जो कुछ चीजें पिक करना बाकी रिमूव करना। तो हम इसमें जो इनफाइनाइट लेंथ आ रही है उसमें से जो कुछ अप्रोक्सीमेशन पिक करेंगे, बाकी रिजेक्ट करेंगे। और दूसरा ये एक इश्यू था, इनफाइनाइट लेंथ का था, तो वो हमने हल कर दिया यूज विद द हेल्प ऑफ द ट्रंकेशन। अच्छा, दूसरा इसका जो था कि इम्पल्स रिस्पांस जो आपका आ रहा है वो है डबल साइडेड, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक, ठीक है। जो ये जो है, ठीक है, माइनस से लेके प्लस तक जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे डबल साइड। अब डबल साइड का है तो इफ वी ट्रंकेट द सीरीज सिमेट्रिकली it will have the terms for the negative k and the filter will be non-causal। अब इश्यू क्या है कि अगर हम इसको ट्रंकेट किए, हमने डिजायर्ड मिसाल लो ये वैल्यूज पिक कर दी, ठीक है, ये हमें जो है डिजायर्ड हमने ये पिक किया ट्रंकेट, बाकी रिव्यू कर दें, मगर इसमें फिर भी हमारे पास जो नेगेटिव वैल्यू तो होंगी, तो नेगेटिव साइड के वैल्यू होने का मतलब है सिग्नल जो है ना नॉन कॉजल हो जाएगा। हम कॉजलिटी और नॉन कॉजलिटी पर क्या है ना, कॉजलिटी क्या होती है कि आप नॉन कॉजल कौन सा जिसमें आपके पास नेगेटिव वैल्यूज भी होती हैं, कॉजल वो होता है जिसमें आप जो है ना n इज इक्वल टू 0 से लेके फिर ऑनवर्ड चलते हैं नेगेटिव वैल्यू लेस, जो n नेगेटिव वैल्यूज पे उसके आपके पास वैल्यूज नहीं हो, एग्जिस्ट नहीं करते हैं ऐसे कॉजल सिस्टम। ठीक है, अब ये देखो क्लासिफिकेशन अगर हम जितनी पढ़ते आ रहे हैं आप में कितनी हेल्प कर रही चीजों को समझने में। तो इट विल हैव टर्म्स ऑफ नेगेटिव एंड फिल्टर विल बी नॉन कॉजल। नॉन कॉजल का मतलब क्या होता है कि हमें पहले ही जो क्या वैल्यूज आएंगी वो पता हो, फॉर नॉलेज हो, इट विल रिक्वायर द फॉर नॉलेज ऑफ द इनपुट्स जो हमारे पास सिस्टम के, इट विल नॉट बी रियलाइजेबल इन द रियल टाइम, और रियल टाइम के लिए फिर ये चीज जो है एक इम्पॉसिबल हो जाती है। तो फिर इसका हल क्या होता है, इसका हल ये होता है कि हम जो है क्या करते हैं, इम्पल्स रिस्पांस को शिफ्ट करते हैं बाय n, इतना ही शिफ्ट करते हैं कि जो हमारी नेगेटिव साइड वाली जितनी वैल्यू जो है वो सारी हमारी पॉजिटिव तरफ आ जाए, ठीक है। तो हम n तक करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास इम्पल्स रिस्पांस होगा उसको आपको पता है कि डिले को हम किस तरीके से शो करते हैं, तो हमारे पास h ऑफ n जो होगा वो h d ऑफ n माइनस n, जो n जो इंडिकेट कर रहा है डिले है, तो h ऑफ n ही है मगर डिले के साथ। नाउ वी हैव स्टैंडर्ड फाइनाइट लेंथ कॉजल फिल्टर। अब जो हमारा कॉजल फिल्टर स्टैंडर्ड फाइनाइट लेंथ का फिल्टर बन गया, ठीक है। दिस विल लीव द इफेक्ट ऑफ डिलेइंग द रिस्पांस बाय n सैम्पलिंग। अब क्योंकि हमने क्या किया है, डिले किया है, तो इट मींस सिस्टम रिस्पांस भी डिले हो जाएगा उस उतने इंटरवल्स के लिए जितना हमने डिले दिया है। इंस्टेड ऑफ द जीरो डिले रिस्पांस, अब यहाँ पे पहले क्या था आपके पास जीरो डिले था, अब जीरो डिले नहीं हुआ क्योंकि हमने कुछ डिले इसमें पुट किया है टू अवॉइड दी नॉन कॉजलिटी ऑफ द फिल्टर। हमने अब क्या किया है उसमें डिले इंट्रोड्यूस किया बता देखो ताकि उसमें कॉजल फिल्टर रहे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ द जीरो डिले फिल्टर वी विल हैव ए कांस्टेंट डिले फिल्टर विथ ए डिले टाइम टाउ, ठीक है। अब हमारे पास जो है जीरो डिले के बजाय अब जो है हमारे पास एक कांस्टेंट डिले का फिल्टर है, उसमें डिले है, ठीक है। ठीक, तो ये हमारे पास हो गया, और दिस इज इक्विवेलेंट टू अ लीनियर फेज फिल्टर, और द फेज बीइंग गिवन बाय द 2 पाई एफ टी होता है, यहाँ पे टाउ डिले तो टाउ आ गया, तो ये इतना हमारे पास जो लीनियर जो फेज है वो यहाँ से इंडिकेट हो रहा है, ठीक है, 2 पाई एफ टाउ। On taking account of the truncation and the shift, जो हमने इक्वेशन यहाँ पे ये जो बनाई थी जो कि हमारा इनवर्स फोरियर
ट्रांसफॉर्म था जो कि हमारी डिजायर्ड स्पेसिफिकेशंस की, उसमें ट्रंकेशन एंड हमने फाइनल लेंथ वाली चीजों को डिले, इन सारों चीजों को जब इस इक्वेशन में प्लेस करते हैं तो ये जो इक्वेशन है हमारी बन जाती है वो ये हो जाती है। ठीक है, और डिलेइंग का ये यहाँ पर डिले वाला इम्पैक्ट यहाँ पे देखो ये नेगेटिव वैल्यू में शो हो रहा है, यहाँ पर यहाँ ये भी नेगेटिव है। अब इसको हम देखेंगे क्या हो रहा है, अब ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज में क्योंकि हमने शिफ्ट किया है। शिफ्ट कितना किया है हमने 25 यहाँ पे इसको शिफ्ट किया है, तो नेगेटिव साइड भी पॉजिटिव साइड पे आ गई। तो ये हमारे पास अब एच ऑफ एन बन गया उस डिजायर्ड लो पास फिल्टर का with overcoming all the issues that we have seen। इनफाइनाइट लेट से फाइनाइट किया और जो डबल साइड नॉन कॉजलिटी से कॉजल में किया विद द हेल्प ऑफ द डिले। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जो रिस्पांस आया वो ये आ गया शिफ्टेड ऑफ इम्पल्स रिस्पांस, ये शिफ्टेड इम्पल्स रिस्पांस आ गया। ठीक है, और ये यहाँ पर भी वो शो कर रहा है। ठीक, अच्छा अब इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि ये जो ट्रंकेशन हमने की है ना, अब इसके इम्पैक्ट इफेक्ट पड़ता है आपके उस रिस्पांस पे। गिब्स ऑसिलेशन एक फिनोमेना है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में वो आपके पास इंट्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, अभी इसको आगे मैं फिगर्स में दिखाऊंगा। तो अब उस रिस्पांस फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में उस इफेक्ट को फिर हमें कम करना पड़ रहा है, तो उसको कैसे कम करेंगे, उस फिल्टर को उस रिस्पांस को कैसे कम करेंगे, उस जो आपके पास जो गिब्स ऑसिलेशन फिनोमेना हो रहा है। ठीक है, मैं इसको आपको दिखाता हूँ उसका किस तरीके का। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास जो ये आइडियल सिनेरियो होता है, और ठीक है, और ये इसमें जो आप देख रहे हैं जो जो रिपल्स आ रहे हैं ये हमारे जो है इनमें ऑसिलेशन जो गिब्स ऑसिलेशन के। ठीक, तो ये जो है मैंने आपको एक व्यू करवाया, ये इस ड्यू टू दी डिजिटल फिल्टर्स में जो इंट्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू ट्रंकेशन के जो हमने फाइनाइट इनफाइनाइट से फाइनाइट में किया था। अच्छा, अब इसको फिर इसके इम्पैक्ट को भी खत्म करना है, अदरवाइज फिर हमारा जो डिजायर्ड जो फिनोमेना या जो जो फिल्टर चाहिए होता है उसकी जो वो नहीं प्रॉपर मिल पाएगा, रिपल्स वगैरह होंगे उसमें। ठीक है, तो इस चीज को कैसे खत्म किया जाता है, एक तो ये होता है कि इंक्रीजिंग द फिल्टर लेंथ हैज रिलेटिवली लिटिल इफेक्ट। मतलब इनफाइनाइट लेंथ है तो फिर सवाल ये होता है कि हमने जो हमने लिमिट फाइनाइट वैल्यू ली थी तो उसको थोड़ा और बढ़ा दें ताकि इम्पैक्ट जो ट्रांकेशन की वजह से इम्पैक्ट जो हुआ है वो कम हो, क्योंकि हमने इनफाइनाइट से फाइनाइट वैल्यू पे की थी, हम कहते हैं थोड़ा और बढ़ा दें, मगर उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है ना वो इतना ज्यादा खास नहीं पड़ता। आप मतलब लेंथ बढ़ा रहे हैं, आप मेमोरी प्रोसेसिंग टाइम तो बढ़ा रहे हैं, मगर उसका जो आपके रिस्पॉन्स फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पे जो है ना इस सच इतना खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता, नहीं बिल्कुल ही नहीं पड़ता। तो उसके जो दूसरा मेथड होता है उसको कम करने के लिए उसको हम कहते हैं विंडोइंग मेथड। A better method is to window the impulse response, that is each term जो हमारा h of n है इसको मल्टीप्लाई किया जाता है w of n। w of n क्या कहता है, विंडो फंक्शन। ठीक है, तो h ये h ओमेगा h ये जो w है ये w इंडिकेट करता है विंडो, विंडो इम्पल्स रिस्पॉन्स एच ऑफ एन ओमेगा एन। अच्छा ठीक है, सवाल यहाँ पे याद है एच ऑफ एन तो ठीक है हमने अपना जो फिल्टर है उसका होगा, डब्ल्यू ऑफ एन कौन सा फंक्शन होगा जो हम उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो डब्ल्यू ऑफ एन जो हम कहते हैं विंडोइंग मेथड्स, उसके भी बहुत सारे मेथड्स हैं और हर किसी ने अपना जो है ना एक डब्ल्यू ऑफ एन दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले जो है तो ये जो है दे आर मेनी सम ऑफ दीज आर रिकॉर्डेड, उसमें कुछ ये है। सबसे पहला जो हम कहते हैं वो है रेक्टेंगुलर विंडो। रेक्टेंगुलर विंडो का कौन सी होती है, वो कौन सा फंक्शन होता है कि वो वैल्यू एग्जिस्ट करता है फॉर द
फॉर द वैल्यू ऑफ m ऑफ 0 से लेके m तक, जो m जो हमारी फाइनल लेंथ तक, और उसके अलावा बाकी 0 तक। इसको हम कहते हैं विंडोइंग मेथड। तो जब हम उसको जो विंडोइंग मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे इक्वेशन के साथ, जो हमने h ऑफ n जो हमने निकाला था अभी, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, ये जो हमने किया था ट्रंक करने के बाद, अब क्योंकि 1 मल्टीप्लाई होने के बाद वही तकरीबन बनेगा, तो हमारा एच ऑफ रिस्पॉन्स था, उसमें डिले किया था, उसके साथ हमने विंडो फंक्शन मल्टीप्लाई करवाया, तो हमें वही मिला। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, विंडो रेक्टेंगुलर विंडो। ठीक है, सिर्फ हमने WN उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। तो अब इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी विंडो टेक्निक्स क्या है, और फिर उनके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके, तो इसको समझने के बाद अब हम बढ़ते हैं आगे प्रॉब्लम सॉल्व की तरफ। एक प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है, डिजाइन ए लो पास FIR फिल्टर विद अ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब जो हमने ओमेगा सी जो था वो दिया हुआ 200 हर्ट्ज रिलेट टू ए नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए 1 किलोहर्ट्ज। ठीक है, यूज द रेक्टेंगुलर विंडो टू ट्रंकेट द इम्पल्स रिस्पांस। जो हमें विंडो यूज करनी है वो रेक्टेंगुलर, मतलब हमने ये किया है। तो द लेंथ ऑफ द फिल्टर जो m हमें दिया हुआ है, वो जो लेंथ जो डिले था वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है 21। तो ठीक है, जो हमें इन्होंने दिया हुआ है जो सैम्पलिंग निक्विस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 किलोहर्ट्ज, और ये जो हमारे इसने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दी है 2, तो इससे हम निकालेंगे ओमेगा सी, क्योंकि ये जो उसने हमें हर्ट्ज में उसमें दी हुई है, तो हम जो डिजिटल फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है 2 पाई एफ सी अपॉन एफ एस, वो अप्लाई करेंगे तो ओमेगा सी मिल जाएगा। वो हमारा 200 डिवाइडेड बाय 1000, ये फार्मूला अप्लाई किया तो 0.4 पाई इसका हमें मिला है ओमेगा सी। ओमेगा सी हम उस फार्मूले में अप्लाई करेंगे जहाँ, ठीक है, और m जो हमें दिया हुआ है, उसने डिले दिया हुआ है वो 20 का, मतलब है जो लेंथ है वो 20 की है, ये 21। ठीक है, यहाँ पे 21। तो हमारे पास जो फिल्टर की जो लेंथ है वो 20 आ गई, जो m जो हमने के लिया है वो 20। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 20 करना है, वहां पर भी 20। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं खास, अब बस n इज इक्वल टू 0 पुट किया। हमें चेक करना है कि उस पर क्या एम्पलीट्यूड आएगा। ओमेगा सी दिया हुआ है, पाई की वैल्यू हमें पता होती है। आप जब n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ये 20 पुट करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से वैल्यूज पुट करेंगे, तो इन सब की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमारे पास आई एच ऑफ 0 की 0। इसी तरीके से n 1 इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, फिर वैल्यू मालूम करेंगे, फिर हमारे पास वैल्यू आई, जो भी वैल्यू आई ये लिखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, एंड सो ऑन। हमारे पास जो वैल्यूज हम पुट करते जाएंगे। ठीक है, एच ये जो है हमारे पास ये वैल्यू आ गई, H4 पुट करेंगे, H5, H6, H7 एंड सो ऑन। हमारे पास इसकी H10। अब इसको, ये जो हमारे n इज इक्वल टू, हमने इम्पल्स रिस्पॉन्स निकाला, इसको हम करेंगे प्लॉट के क्या इम्पैक्ट पड़ा इसका उस पे। तो उसको जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो ये हमारे सामने प्लॉट आ गया। अब ये हमारा है लो पास फिल्टर। ओके, तो ये हमें इसकी वैल्यूज मिली, इसके इम्पल्स रिस्पॉन्स की, जो कि हमारी हैं 20 की लेंथ थी, n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, और हमने 21 उसकी लेंथ, तो हमें 20 तक मिला, तो उसकी जी हमें ये वैल्यू सारी मिल गई। ये हमारे हैं टाइम डोमेन में। उनका जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में निकालेंगे तो हमारा रिस्पांस जो आएगा वो ये आएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका रिस्पांस आया इन कोएफिशिएंट्स पे जो हमें यहाँ पे मिला। अब हमने क्या किया है,
सिर्फ कोफिशिएंट्स ही मालूम किए हैं कि ये हमारे कोफिशिएंट है डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n पे, मतलब ये कोफिशिएंट हम उसको करेंगे, इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस निकालेंगे तो हमारे पास ये आएगा। और जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस निकालने का मेथड क्या है, अगेन वही जो हमने DFT DTFT जो हम मालूम करके आए। अच्छा, अब हमारे पास जो यहाँ पर ये तो हो गया मैग्नीट्यूड का। फिर फेज जो निकालते हैं तो हमारे पास जो आएगा वो है, हम n इज इक्वल टू m ओवर टू दिस मैक्स साइन 0/0, ठीक है। एल हॉपिटल्स रूल के तहत ये जो साइन 0/0 जब x टेंड्स टू 0 हो तो ये जो वैल्यू है आपके पास इस तरीके से निकलती है। ये एल हॉपिटल्स रूल जब हम इस तरीके के जो चीजें जिसमें लिमिट्स होती हैं तो उसको हम निकाले तो उससे हमें ये जो मिला तो उसकी वैल्यू 1 आई। तो ये जो हमारे पास एक कांस्टेंट जो फाई जो हमारे पास आएगा, पाई जो है एक कांस्टेंट डिग्री जो डिले आएगा, फेज डिस्टॉर्शन जो लीनियर फेज जो आएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया एक विंडो पे, वो कौन सी, रेक्टेंगुलर विंडो पे। अच्छा, सेम तरीके से हमारे पास जो है हेमिंग विंडो से भी होगा। जो हमने कहा था ना एच ऑफ एन के साथ डब्ल्यू ऑफ एन हम मल्टीप्लाई करें, डब्ल्यू इंडिकेट टू विंडो, तो वो तो हमने पहले रेक्टेंगुलर में सिर्फ 1 लिख दिया था। हेमिंग में हमारे हेमिंग क्या जो डब्ल्यू ऑफ एन, अगेन ये भी रिसर्च करने के बाद ये डिफरेंट विंडोज थ्योरम्स के तरह ड्राइव किए हैं, तो हम जो यूज करें डायरेक्ट, तो ये हम उसी ही एच ऑफ एन के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये देख रहे हैं। तो ये जो है आपके पास जो हमारा डिलेड एच ऑफ एन है जो इम्पल्स रिस्पॉन्स के साथ डब्ल्यू ऑफ एन मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये दूसरा मेथड है फॉर रिमूविंग या सप्रेसिंग द ऑसिलेशन इफेक्ट ड्यू टू द ट्रांजिशन। अच्छा, तो इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो ये हमारा इक्वेशन बन गया। अच्छा, अब सेम जो हमारे पास वैल्यू जो एग्जांपल 1 में हमने किया था, अब इसको हेमिंग विंडो के साथ करें। तो हेमिंग विंडो के साथ हम जब करेंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं करना, फिर अगेन n इज इक्वल टू 0 1 2 3 से लेके जितनी लेंथ जो हमें फिल्टर की दी गई है उस लेंथ के हिसाब से हमें मालूम करना है। तो यहाँ पे हमें 20 लेंथ 21 है, जो 0 से स्टार्ट करेंगे 20 तक जाएंगे, तो वैल्यूज पुट करेंगे तो इन सब पे कुछ ना कुछ, क्योंकि ओमेगा सी हमने मालूम किया हुआ जो प्रीवियस में, और बाकी n m की लेंथ दी हुई है और n हम 0 1 2 3 पुट करते जाएंगे और हर वैल्यू पे कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट की वैल्यू आएगी। तो उस फिल्टर का जब हम मैग्नीट्यूड रिस्पांस निकालेंगे तो दोनों फिल्टर्स का आपके सामने है। अब ये जो है व्हाइट वाला नजर आ रहा है, ये हेमिंग का रिस्पांस है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो हमने उस पे एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रा है, और ये जो है आपका रेक्टेंगुलर का। अब यहाँ पर आप नोट करें तो हेमिंग इज बेटर देन रेक्टेंगुलर विंडो, वो हमें नजर ही आ रहा है, क्यों, इसमें इतने ऑसिलेशंस नहीं है, रिपल नहीं है, और ये रिलेटिवली बहुत स्मूथ है उससे। तो ये जो है हमारा हेमिंग का इम्पैक्ट पड़ा इस पे, हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पे। अच्छा, इसके अलावा एक और भी हमारे पास जो है और रिस्पांस है, वो है हैन, जिसको हैनिंग विंडो भी कहा जाता है। उसका जो डब्ल्यू ऑफ एन का जो फंक्शन है वो ये है, कुछ भी नहीं है, इसी को मल्टीप्लाई करेंगे एच ऑफ एन के साथ, ठीक है। जो हमारा ये जो एच ऑफ एन है जो हमने निकाला था, ये डिफरेंट अप्रोचेस है। मिसाल आपको कहा जाए ये प्रॉब्लम करो विथ हैनिंग विंडो, तो आपको कुछ नहीं करना, एच ऑफ एन तक तो वही रहेगा जो हमने निकाला, और बाकी सिर्फ वो मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर एन इज इक्वल टू 0 1 2 3 जितनी भी फिल्टर की लेंथ है उतना तक आपको मालूम करना है कि क्या आंसर आता है, ठीक है। तो हमारे पास जो ये जो है निकाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अच्छा 11 12 13 14 16 17 19 20 तक, क्योंकि यहाँ पे बराबर इसलिए किया क्योंकि उनकी वैल्यू सेम आ रही है, उस वजह से यहाँ पे इक्वल किया हुआ है। तो यहाँ पर आपके पास जो है हैनिंग का आ गया। अब इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है वो देखें, ये जो है रेक्टेंगुलर की वजह से, और हैमिंग और हैनिंग जो व्हाइट वाला आपको जो तकरीबन ये एक दूसरे से, मतलब ये बहुत ही सेम रिलेट करते हैं, ठीक है। तो
इतना जो है ना रेक्टेंगुलर से ज़्यादा है, मगर एक नोट चीज़ नोट करें, रेक्टेंगुलर में आपके पास मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो ये 2-3 प्रॉब्लम्स उसको हमने देखा और उसको किया। तो जनरलाइज एफआईआर फिल्टर डिजाइन में क्या होता है, जो एक जनरलाइज हमने एक चीजों को देखे वो ये है कि द विंडो डिस्क्राइब अबव कैन इजीली बी यूज्ड टू डिफाइन डिजाइन। अच्छा, अभी तक हमने कितना किया है, सारे लो पास फिल्टर्स, और विंडोज किस पे अप्लाई किए हैं, सारे लो पास फिल्टर्स पे। मगर ये जो विंडोज मेथड है वो कैन इजीली बी यूज्ड टू डिजाइन ए हाई पास एंड अदर फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव एफआईआर। मतलब हम हाई पास, बैंड स्टॉप, बैंड जो बैंड स्टॉप और दूसरा जो है वो भी कर सकते हैं, ठीक है, सारे फिल्टर बना सकते हैं। उसको कैसे, डिफाइन एन आइडियल मैग्नीट्यूड रिस्पांस, और अगेन वही जो हमें जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस चाहिए, जो हमें फिल्टर चाहिए उसकी स्पेसिफिकेशन, obtain the ideal impulse response sequence HFD and by evaluating the inverse Fourier transform of the magnitude response। ठीक है, जो मैग्नीट्यूड रिस्पांस हमने नोट किया, स्पेसिफाई किया था, उसके हिसाब से हम इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस से इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म को ला करके एच ऑफ एन निकालेंगे। एच ऑफ एन निकालने के बाद फिर हम जो है डिले और विंडो जो है डिफरेंट अप्रोच फिल्टर्स या जो विंडोज एंड जो भी हमिंग हैमिंग एंड इनमें से कोई भी यूज करेंगे रेक्टेंगुलर में से, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है हम फिल्टर के एच ऑफ एन में लाए। तो इसी तरीके से हमारे पास जो एक जो हाई पास फिल्टर है उसका जो रिस्पॉन्स है वो है द मैग्नीट्यूड हाई पास फिल्टर का क्या है, द मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स ऑफ ए नॉर्मलाइज्ड आइडियल हाई पास फिल्टर इज गिवन बाय। अच्छा, ये एक आइडियल हाई पास फिल्टर का जो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है वो ये है कि डब्ल्यू ओमेगा सी से लेके पाए तक जो आपके पास है उसका रिस्पॉन्स ये है, और बाकी उसके अलावा वैल्यूज पे ये उसकी वैल्यू 0 है। ये है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ द आइडियल हाई पास फिल्टर। तो सबसे पहले तो इसके पे इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो फार्मूला आएगा, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फार्मूला जो है 1/2 पाई ओम इस लिमिट से लेके इस लिमिट तक, और ई पावर माइनस जे ओमेगा एम अपॉन 2 ये, और फिर ई पावर जे ओमेगा जो है आपका फार्मूले का, इसको इवेल्यूएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ जो इवेल्यूएट करेंगे तो हमारे पास जो इन जो रिजल्ट आएगा, जो सॉल्व करेंगे वो ये आएगा। ये हो गया हमारा आइडियल हाई पास फिल्टर का टाइम डोमेन रिस्पांस, और ये फ्रीक्वेंसी डोमेन उसका रिस्पांस, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है, अब आपको कहे कि हाई पास फिल्टर डिजिटल फिल्टर बनाओ, तो उसमें ये जो है ना आइडियल हाई पास फिल्टर के पर्सपेक्टिव में हम ये करेंगे। अच्छा, अब इसमें अगेन एम वही फिल्टर की लेंथ है, ओमेगा की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, पाई जो है हमारा वैल्यू 3.14 होती है, ठीक। डिजाइन है हाई पास, इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम करते हैं हम। एक डिजाइन है हाई पास फिल्टर विद कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और उसका सैम्पलिंग इंटरवल दिया हुआ है, तो इस सैम्पलिंग इंटरवल से और 2.5 जो हमारे फ्री कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इन दोनों की मदद से हमें ओमेगा सी हम मालूम कर देंगे, ठीक है। द लेंथ ऑफ द फिल्टर जो ये है एम हमें मिल गया, एंड द रेक्टेंगुलर विंडो इज यूज्ड टू ट्रंकेट द आइडियल इम्पल्स रिस्पांस ऑफ द फंक्शन। और जो हमें यूज करनी है विंडो, वो यूज करनी है रेक्टेंगुलर विंडो, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आ गया। तो सबसे पहले ओमेगा सी जो होगा वो होगा 2 पाई एफ इंटू टी, ठीक है। वो हम पहले करते थे, पहले किया हुआ था हमने, जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी लें या सैम्पलिंग टाइम पीरियड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड इनवर्स एक दूसरे के हैं, तो वो हमने अप्लाई किया, हमें ओमेगा सी मिल गया 0.5। ये 0.5 उसमें अप्लाई करेंगे यहाँ पर, और फिर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 पुट करेंगे। अब यहाँ पे ओमेगा n जो है हमारे पास रेक्टेंगुलर है, वो रेक्टेंगुलर विंडो वैसे ही किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है विद इन द गिवन लिमिट। तो 1 के बराबर मतलब ये एग्जैक्ट हमें यही सेम ही मिलेगा जो है, ठीक है। तो इस पे हम कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 1 2 3 पुट करेंगे, और हमारे पास जो है उसकी रिजल्ट जो कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये आएगा, ठीक है। उसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस निकालेंगे, तो वो हमारे पास ये आएगा। ये हमारे हो गए कोएफिशिएंट, और उसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को जो कि एक्चुअल में ये इसकी मदद से हमने कोएफिशिएंट निकाले, उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस निकालेंगे जो फोरियर ट्रांसफॉर्म की मदद से, तो हमारे पास
ये इसका रिस्पांस आ गया। ठीक, तो ये हाई पास फिल्टर और उसके ये कोएफिशिएंट्स, इसका मतलब ये इम्पल्स रिस्पांस है। एग्जैक्ट सेम वे में हमारे पास बैंड पास फिल्टर, उसको भी हम डिजाइन कर सकते हैं। उसका जो हमें दिया हुआ है आइडियल फंक्शन दिया हुआ है वो ये है, आइडियल फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो हमें पूछा गया। बैंड पास में क्या होता है कि आपके पास इस तरीके का होता है कि एक लोअर लिमिट होती है, एक अपर लिमिट होती है। तो दोनों ये लोअर एंड अपर हायर, ठीक है, दोनों फ्रीक्वेंसी कट ऑफ आ गए, तो हमें दो फ्रीक्वेंसी बैंड पास में चाहिए, एक बाकी वैल्यूज पे उसका 0 है। अच्छा, उसका अगेन इसको इस लिमिट पे अप्लाई करेंगे इनवर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म, और हमारे पास जो एच ऑफ डी एन मिलेगा वो पूरी इक्वेशन ये मिलेगी, एच टी ऑफ एन साइन ओमेगा एच हायर एंड लोअर दोनों हमारे पास आ गए। ये हो गया फ्रीक्वेंसी इम्पल्स रिस्पांस इन टाइम डोमेन, और ये हमने डिजायर्ड स्पेसिफिकेशन थी जो हमें यहाँ पे दी हुई थी। अब इसमें हमारे पास अब यहाँ पे कट ऑफ नहीं है, अब हमारे लोअर एंड हायर है। ठीक है, अब इसको ध्यान में रखते हुए हम जो है एक प्रॉब्लम करते हैं। क्या है, डिजाइन ए बैंड पास डिजिटल फिल्टर ऑफ लेंथ एल 21, जो कि एम मतलब दिया हुआ है, द बैंड एजेस आर टू बी 1.5 and 3.5 किलोहर्ट्ज एंड द सैंपलिंग इंटरवल इज 0.001। तो इट मींस हमें एक लोअर एंड हायर दिया हुआ है, तो उसको पहले तो हम कन्वर्ट करेंगे पाई रेडियंस में। तो वो कैसे करेंगे, वो ऐसे ही कि 2 पाई ये फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय सैंपलिंग टाइम या सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे सैंपलिंग जो डिवाइड बाय सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी होता है मल्टीप्लाई बाय टाइम सैंपलिंग इंटरवल होता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो अगर यहाँ पे हमें सैंपलिंग इंटरवल दिया हुआ है वो अप्लाई करेंगे, तो 2 पाई ये होता है 2 पाई एफ ओवर एफ एस सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी, या हम इसको यूं करेंगे, इसको मैं मिटाता हूं, या हम करेंगे सैंपलिंग टाइम पीरियड। ठीक है, तो बात सेम ही है, ये टी एस होगा, तो ये बात सेम ही है। तो उससे हमें ये वैल्यूज मिल गई डब्ल्यू एल 0.3 एंड 0.7। अब हमारे पास जो बैंड स्टॉप फिल्टर की इक्वेशन है वो ये, इसके साथ जो हेमिंग वाली जो विंडो की इक्वेशन है जो हमने की थी उसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। वो कौन सी इक्वेशन थी हमारी, हेमिंग विंडो की, ये उस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे जो एच ऑफ एन था हमारा। मल्टीप्लाई करवा के, तो हम मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे जो है ना इसको यहाँ पर डब्ल्यू ऑफ एन जो हेमिंग वाली इक्वेशन है वो मल्टीप्लाई करवाएंगे, और n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 पुट करेंगे अप टू द लेंथ ऑफ द फिल्टर जो कि 21 है, तो 21 एलिमेंट्स हमें मिलेंगे। तो हर एक पे हमारे पास आएगा, उसका जो कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे, उन कोएफिशिएंट के रिस्पेक्टिवली आप जो है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस निकालेंगे, तो हमारे पास जो उसका आएगा वो इस तरीके का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आएगा। ठीक है, इस सॉरी ये जो है हमारे पास इस इक्वेशन के साथ जो है वो डब्ल्यू ऑफ एन जो हेमिंग विंडो वाला यूज करेंगे जो हमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है। अगर हेमिंग दिया होता तो सो रेक्टेंगुलर दिया होता तो डायरेक्ट इस पे हम अप्लाई करते, क्योंकि वो वर्ड नहीं होता है। तो हमारे पास जो आएगा वो ये आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो बैंड स्टॉप जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आया, अब ये सिर्फ क्या रिस्पांस आया, ये ड्यू टू द व्हाट, ड्यू टू द सिर्फ कोएफिशिएंट्स, ओनली कोएफिशिएंट। इन कोएफिशिएंट की वैल्यूज को हम चेंज करेंगे, तो उनके वैल्यूज चेंज करने से हमारे पास जो है इनका जो इम्पैक्ट है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको वैल्यू थोड़ी भी चेंज की तो उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पे इम्पैक्ट नजर आएगा।
और बैंड स्टॉप, बैंड पास एंड बैंड स्टॉप फिल्टर। ठीक है, बैंड स्टॉप फिल्टर का क्या है, सेम पैटर्न पहले स्पेसिफाई करें। तो उसमें इसमें फर्क क्या है कि वहां पर जो आपके पास यहाँ पे जो लोअर लिमिट से जो हाई जो होता है उस पे ये वैल्यू, मतलब ओमेगा लेस देन आर इक्वल टू ओमेगा एल एंड ओमेगा हायर, जो ओमेगा वैल्यू हायर देन, क्योंकि इसका जो रिस्पांस एक्चुअल में होता है वो इस तरीके का होता है। एक खास बैंड को हमें सिर्फ बैंड करना होता है, बाकी वो पास करने देता है ना होता है। ठीक है, तो इट मीन जो ओमेगा जो जो लोअर फ्रीक्वेंसी कट ऑफ से लेस एंड हायर से जो फ्रीक्वेंसी से हायर, ये इसकी होगी लिमिट। इसकी जो इंटीग्रेशन को इनवर्स ट्रांसफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमारे पास एच ऑफ डी जो है ये बनेगा। ठीक है, तो इसको हम यूज करेंगे, इसका प्रॉब्लम करते हैं। तो बैंड स्टॉप फिल्टर को जो है हमें डिजाइन करना है जिसमें 1.5 एंड 3.5 रिलेटेड टू सैम्पलिंग वही सेम दी हुई हैंगिंग विंडो यूज करनी है और लेंथ जो है 21 हो, तो सब कुछ सेम है। यही इक्वेशन के साथ हैंगिंग वाली इक्वेशन मल्टीप्लाई करवा देंगे, जो हैंगिंग विंडो की वो मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 पुट करेंगे तो वैल्यूज आ जाएंगे। जो वैल्यूज आएंगे उनका मैग्नीट्यूड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस प्लॉट करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, जो कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ये है। ठीक है, तो हमने इसी आज जो है ना इसी तरीके से FIR फिल्टर्स को डिजाइन करने के एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाए। इसमें वैल्यूज अभी कैलकुलेशन के लिए वो आप एज होमवर्क के तौर पर उनको प्रैक्टिस करें। ये कोई मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ आपको शायद लगे कि दिखने में क्वेश्चन इतनी कॉम्प्लेक्स, अदरवाइज कोई इसमें कुछ नहीं और मुश्किल नहीं है, सिर्फ बड़ी नजर आ रही है। सिंपल चीजें हैं, बस समझ कर इसको परफॉर्म करना है। तो इस लेक्चर में था यही, जो FIR फिल्टर की डिजाइनिंग से रिलेटेड बैंड स्टॉप सारे प्रॉब्लम्स किए हैं। इससे रिलेटेड किसी को क्यूरी हो तो जरूर पूछे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।